नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए राज्य के अलग अलग जगह से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों से शुरुआत की गई, जिसके बाद 20 अगस्त को इन यात्राओं का समापन होगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जा रही है। आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं भी होंगी, कई जगहों पर जनसभाएं भी होंगी। शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, उसी से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्रियों ने यात्रा की कमान संभाली हुई है। 2022 चुनाव से पहले जनता के आशीर्वाद को यहां पर लेने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तमाम नेता। जन आशीर्वाद यात्रा की ये बड़ी तस्वीरें आपको मथुरा, इटावा, हरदोई, उन्नाव और अयोध्या से दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर ली है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिल्कुल यहां पर फूंक दिया है। प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्री को यात्रा की कमान दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जनता के बीच में पहुंचकर जनता का भरोसा और उनका आशीर्वाद यहां पर लेने के लिए यात्रा की शुरुआत की गई है। तो पूरी तरीके से जीत के मंत्र के साथ ग्राउंड जीरो पर बीजेपी उतर चुकी है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव का रण इतना आसान नहीं होने वाला है। विपक्ष भी पुरजोर ताकत के साथ हल्ला बोल चुका है। ऐसे में जीत किसकी होगी और किसको मुंह की खानी पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियों को लेकर तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा इटावा, हरदोई और उन्नाव और अयोध्या में भी 2022 चुनाव के मद्देनजर जन आशीर्वाद योजना शुरू कर दी गई है। यात्रा की शुरुआत हुई है बीजेपी की तरफ से। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। 7 केंद्रीय मंत्रियों को इसकी कमान संभालने को दी गई है। हालांकि इसका कितना असर होता है और कितना फायदा पार्टी को यहां पर मिलता है, यह भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे हैं। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और क्या मायने इस जन आशीर्वाद यात्रा के समझे जाए? देखिए, तस्वीरों से साफ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जन आंदोलन, इसकी जो रैली चल रही है, यात्रा चल रही है जन आशीर्वाद, जाहिर सी बात है कि आशीर्वाद लेने का ही प्रयास रहेगा बीजेपी का। 2022 के चुनाव सिर पे हैं और काफी कुछ जो विरोधी लोग हैं उनके पास कई मामले हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे कई मामले हैं जिसको लेकर उस सरकार को घेरते हैं। लेकिन भाजपा का जो हथियार है वो यही है कि वो उनके कार्यकर्ता और उनकी पार्टी गांवों में जाके पब्लिक को समझाए, जो असली वोटर हैं, जो पब्लिक हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो ओरिजिनली किसान हैं, उन लोगों को समझाए। इसी के चलते मोदी वाला जो अभी ये राशन बांटा गया, उसके बाद अब ये जन जागरण रैली शुरू हुई है, ये अपनी योजनाओं को गिनाते हैं। हालांकि आज अजय मिश्रा टेनी जो आए थे, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर के रहने वाले हैं, सांसद हैं, नए मंत्री बने हैं, उन्होंने भी सभी की मीटिंग ली है, सांसद और विधायकों की मीटिंग ली है, कार्यकर्ताओं से बात की है, उन लोगों को इंटरेस्ट किया है कि वो लोग गांव जाके और भाजपा की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको कायदे से समझाएं, जिस तरीके से, जिसके वजह से कि 22 का चुनाव इनके लिए आसान हो जाए। हालांकि 300 सीटों की उम्मीद अजय मिश्रा टेनी बता रहे हैं। बिल्कुल आलोक, बीजेपी जो है पूरी तरीके से तैयार है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है चुनावों को लेकर और उसी की एक कड़ी है जन आशीर्वाद यात्रा। सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। कितना असर अभी तक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, असर जो है अब जिस तरीके से इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसी के साथ जितना ये लोग काम कर पाएंगे, उसी हिसाब से जो इनकी अपोजिट पार्टियां हैं वो इनके ऊपर विरोध कसना और शुरू कर देंगे कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन भाजपा जानती है, भाजपा चूंकि बड़ी पार्टी है, बड़ी मछली है इस खेल का, उत्तर प्रदेश में वो ये जानती है योगी सरकार की किस तरीके से हमको मैनेज करना है, किस तरीके से हमको वोट लेना है, उसी लिए। लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का सीएम बनना
तय है कांग्रेस, लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक निकली नहीं है, अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, बसपा से मायावती मैदान में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ये पूरा प्रयास करेगी कि वो अपने मंत्रियों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में निकल के अपनी योजनाओं को गिनाए और अच्छे वोटों से चुनाव जीते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि विपक्ष जो है वो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आड़े हाथों लेने का। तो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेंट्रेट जो है, फोकस सिर्फ जनता के ऊपर है कि किस तरीके से जनता में विश्वास जगाना है। उन्नाव से हमारे सहयोगी गौरव सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जैसा कि आलोक भी बता रहे थे, तो तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष का टारगेट है बीजेपी, लेकिन बीजेपी का टारगेट है प्रदेश की जनता। एक तीर से दो निशाने यहाँ पर। गौरव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिन की शुरुआत हुई, किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक चुकी है विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। गौरव, सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरीके से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का फोकस है जनता, लेकिन विपक्ष का फोकस भारतीय जनता पार्टी पर, कोई नई योजना, कोई नई यहाँ पर रैली निकलती है और विपक्ष हमलावर हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान विपक्ष को इससे होने वाला और कितना बड़ा फायदा बीजेपी को इससे मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे, कौशल किशोर, और उन्होंने जो शुरुआत की है जन आशीर्वाद यात्रा की, तो साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल हालांकि देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी, कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, भाजपा के लोग थे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अब बौना साबित हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे रौब में है और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक जन आशीर्वाद यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर दी है। कौशल किशोर जी यहाँ पर पहुंचे थे। कौशल किशोर ने यहाँ पर आकर जगह जगह उनका स्वागत किया गया, उन्होंने अपनी स्पीच दी और उन्होंने भी विपक्ष पर निशाना साधा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, वो सिर्फ और सिर्फ कोरे दावे करते हैं, वो जो दावे हैं वो फेल होते नजर आए। और अब जो भारतीय जनता पार्टी में काम किया गया, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, गरीबों को मकान देने को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तौर पर दावेदारी। हमारे साथ आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हमने दिखाई और सहयोगी भी लगातार हमारे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, किस तरीके से पूरा दिन यहाँ पर कटा है और कितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा दी गई है इस आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने को लेकर, और किस तरीके से जनता के बीच में कौन से एजेंडे को लेकर बीजेपी पहुंच रही है, ये पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी समझना है कि विपक्ष उस वक्त क्या कर रहा है। हालांकि जैसे कि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे उस वक्त, उनका कहना है कि विपक्ष को एक एजेंडा मिल गया टारगेट करने का बीजेपी को, लेकिन यहां से समझने की आवश्यकता है कि बहुत कम समय रह गया है चुनावों में। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि ग्राउंड जीरो पर उतरे, जनता के बीच में पहुंचे, क्योंकि विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहां है, तस्वीर से गायब है, नदारत है बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ पहलू यह भी है सिक्के का दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस्ड है कि जनता का ही भरोसा जीतना है, क्योंकि मतदान जनता ही करेगी। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का यह जानना है कि जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, जो हर बार करती है। ऐसे में जेन्युइन मुद्दे जो हैं, असल के मुद्दे जो हैं, जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर यहां पर जनता के बीच में उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यही होगी कि किस तरीके से जनता का भरोसा हासिल किया जाए, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से अपनी योजनाओं को लागू करती आई है, हालांकि विपक्ष के निशाने पर हमेशा से रही है। कोरोना काल के दौरान से ही, फिर चाहे वो लॉकडाउन को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहना हो, या फिर लॉकडाउन के दौरान इफेक्ट हुए तमाम रोजगारों को लेकर सवाल खड़े करते रहना हो, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में यह मौका भी है और दस्तूर भी है, विपक्ष पूरी कोशिश करेगा बीजेपी को आड़े हाथों लेने की। लेकिन बीजेपी यहां पर ठान चुकी है कि 2022 विधानसभा चुनाव अपने नाम करना है, जीत की रैली इसको पार करना, और यही वजह है कि अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग रोड मैप्स के तहत जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है, उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि भरोसा जनता का हासिल किया जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जीत किसकी होगी और हार का स्वाद किसको चखना पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारी जो है वो क्या है, किस तरीके से प्रदेश की जनता के नेता जनप्रतिनिधि उनके बीच में पहुंच रहे हैं, ये हम आपको
बता रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा बवाल भी देखने को मिला है। जन आशीर्वाद यात्रा में किसानों का विरोध हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। तो किसानों का जो विरोध है वो जन आशीर्वाद यात्रा में भी देखने को मिला। कृषि बिल कानून को लेकर किसानों ने प्रदर्शन जारी रखा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन का असर जन आशीर्वाद यात्रा में भी देखने को मिला, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का बड़ा बवाल देखने को मिला। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा में किसानों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है, विरोध अपना दर्ज करवाया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के काफिले को काले झंडे उन्होंने दिखाए। जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों ने काले झंडे दिखाए और अपने विरोध को दर्ज करवाया। कृषि बिल आपको बता दें, कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसान खासे नाराज हैं, ये भी किसी से बात छिपी नहीं है। इन सब के बीच किसान लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते आ रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में भी किसानों का विरोध एक बार फिर से देखने को मिला। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जब यहां पर पहुंचे, उनका पूरा काफिला पहुंचा, तो उनके काफिले को काले झंडे किसानों के द्वारा दिखाए गए हैं। तो विरोध एक बार फिर से उनका देखने को मिला है। ऐलान हालांकि पहले ही कर दिया गया था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया जाएगा। कृषि बिल कानूनों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं किसान, और इसी सिलसिले में एक बार फिर से उनका विरोध देखने को मिला। खबर राजधानी लखनऊ से, यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे पंकज चौधरी। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में उन्होंने माथा भी टेका। राम जन्मभूमि का उन्होंने दर्शन किए हैं। हनुमानगढ़ी पर हनुमंत लल्ला का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। तस्वीरें आपको इस दौरान की दिखा रहे हैं। जब वो पहुंचे बस्ती सिद्धार्थनगर, आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार वहां पर जा रहा हूं अपने क्षेत्र में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। साथ ही कहा कि दायित्वों को पूरा करना ही आशीर्वाद यात्रा का असल मतलब है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, और इसके साथ ही लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर योगी सरकार को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में योगी सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर हमारे सहयोगी ने यूपी विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस SN मित्तल से खास बातचीत की है। लॉ कमीशन ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये पूरी रिपोर्ट है, जनसंख्या नियंत्रण बिल की जो बात कर रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये उसकी है पूरी रिपोर्ट है, जो कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। और इसको बनाने वाले हैं जस्टिस SN मित्तल, जो चेयरमैन है यूपी स्टेट लॉ कमीशन के। उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या ख़ास बात क्या है इस पूरे आपका जो ये पूरा प्रपोजल है, बिल है जो पूरा, इसमें ख़ास बात क्या है? देखिए, ख़ास बात तो सभी हैं, और मैं आपको बता दूं कि राज्य विधि आयोग ने 8 जुलाई 2021 को अपना प्रस्तावित विधेयक वेबसाइट पर डाला था, और उसमें करीब 8500 सजेशंस हमको मिले थे। उन सभी सजेशंस को हमने पढ़ा है, उन पर चिंतन अध्ययन किया है, और उसमें से जो अच्छे सजेशंस थे और जो सजेशंस जिनको हम कानूनी रूप से मान सकते थे, उन सजेशंस को हमने माना है। तो इसमें मुख्य तौर पर यही कह सकते हैं आप कि जो भी व्यक्ति 2 बच्चों की नीति अपनाएगा, उस व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उसके बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखा जाएगा, और इसमें भी अगर कोई एक बच्चे की नीति अपनाता है तो उसे और अधिक अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे, और जो व्यक्ति 2 बच्चों की नीति को नहीं अपनाता है, उस व्यक्ति को राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में आवेदन करने से रोका गया है, प्रमोशन में उसको रोका गया है। इसके अलावा नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो स्थानीय निकाय हैं, उनके इलेक्शन लड़ने से भी उसको रोका गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करता है, उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। 4 मेंबर्स में 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। तो ऐसी सभी बातें हमने इसमें रखी हैं। जो सजेशंस हमारे पास आए थे, करीब
8,500 सजेशंस आए थे, जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी लोगों ने अपने सजेशंस भेजे थे। और इन सजेशंस में सर्वोच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी अपने सजेशन भेजे, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने भेजे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स ने भेजे, माननीय न्यायमूर्तिगण ने अपने सजेशंस भेजे। तो उन सभी सजेशंस को हमने अध्ययन करके जो भी सजेशंस विधि सम्मत लगे हमें, उन सबको हमने इसमें शामिल किया है। नीति जो नहीं अपनाएगा तो ये कैसे आप मालूम चाहिए नीति अपना रहा है कि नहीं अपना रहा, मसलन कि अगर मैं लिखित दूंगा या फिर बच्चों के हिसाब से ही माना जाएगा कि नीति अपना रहे या नहीं अपना रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसा है कि जो 2 बच्चों की नीति अपनाएगा उसको हमने व्यवस्था ये की है कि उसको ग्रीन कार्ड राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। जो 1 बच्चे की नीति अपनाएगा उसे गोल्डन कार्ड इशू करने की हमने संस्तुति की है। या कोई व्यक्ति, मान लीजिए ऐसी भी व्यवस्था है हमारे इस कानून में कि अगर किसी दंपति के 2 बच्चे हैं और वो नसबंदी नहीं कराते हैं तो नसबंदी की इसमें बाध्यता कहीं भी नहीं है। सिद्धि समाज इंटरमीडिएट कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जो हर रोज नए आयाम गढ़ रहा है। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहने के बाद अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है और इसीलिए मिर्जापुर में स्थित ये कॉलेज अब आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि यहाँ अब विज्ञान की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिससे यहाँ के छात्रों में भी काफी खुशी का माहौल है। और इसी क्रम में मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर भी कॉलेज में निरीक्षण के लिए पहुंचे। के क्षेत्र में वो ऊंचे आयाम सिद्धि समाज कॉलेज से दिए जा रहे अंजाम, छात्रों के लिए बड़ी है तैयारी। कॉलेज में अब विज्ञान पढ़ने की बारी। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में नए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से छात्र निकलकर देश विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं और भारत की शान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कॉलेज है सिद्धि समाज इंटरमीडिएट कॉलेज, जो मिर्जापुर में स्थित है। और इस कॉलेज से कई छात्र पढ़कर खुद आगे बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र को भी पहचान दिला रहे हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र में विकास न के बराबर है, वहीं सिद्धि समाज इंटरमीडिएट कॉलेज पढ़ाई के जरिए विकास का नया पैमाना गढ़ रहा है। मिर्जापुर में लगातार आगे बढ़ते इस कॉलेज का जायजा लेने मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के बाद आश्वासन दिया कि इस स्कूल के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, ये क्षेत्र जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये मिर्ज़ापुर जनपद का समझे सीमांत क्षेत्र है और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चाहे कृषि की दृष्टि से हो, चाहे अन्य क्रियाकलापों की दृष्टि से हो। और यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। और आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त को सरकार का निर्णय है कि जो अपर क्लासेस हैं उनको भी प्रारंभ किया जाएगा। तो इस पूरे क्षेत्र का, यहाँ के विकास का, इस तहसील के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे भी बाढ़ रही है और बाढ़ के बाद पानी निकासी हो रही है, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, इनका एक ग्राउंड पे एक चेक करने के लिए और वहाँ पे क्या शासकीय सहयोग होना चाहिए, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है और क्या किया जाए, उन सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए इस विद्यालय में आ गया। उन्होंने कहा कि आसपास की जगहों को, जो पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे भी विकास के पथ पर आगे ले जाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि सिद्धि समाज इंटरमीडिएट कॉलेज में जल्द से जल्द विज्ञान की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। सिद्ध समाज इंटरमीडिएट कॉलेज, सिद्ध समाज इंटरमीडिएट कॉलेज ये इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इंटरमीडिएट पे साइंस की भी यहाँ पे शीघ्र ही शुरुआत होगी, मान्यता हो जाएगी। यहाँ के प्रगतिशील कृषकों से बात हुई, यहाँ के युवाओं से बात हुई, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, कृषि से लेकर के उनके रोजगार तक की, उन सारी बिंदुओं पे बात हुई। और निश्चित रूप से जो इनपुट मुझे मिला है, जो आप लोगों से बात करके, चर्चा करके और देख करके, निश्चित रूप से उसे किस अधिकतम सीमा तक हम हमारी राजकीय योजनाओं के अधीन प्रयास करके लिया जा सके, यही हमारा प्रयास होगा। बस अब इंतजार है कि सिद्धि समाज इंटर कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो जाए,
क्योंकि इसका इंतजार काफी समय से क्षेत्र के छात्र करते आए हैं और जल्द ही सिद्धि समाज इंटर कॉलेज के जरिए उनका ये सपना भी साकार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आज सुबह 8 बजे से यूपी में स्कूल खुलने वाले थे, तो वहीं इंडिया न्यूज के कवरेज के दौरान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बंद मिला, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाई। तो वहीं खबर दिखाए जाने के बाद DIOS ने उसे संज्ञान दिया और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को नोटिस भेज दिया। नोटिस देकर जवाब मांगा गया कि आखिर सुबह स्कूल में टीचर क्यों नहीं मौजूद थे। तो स्कूलों की 5 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज से स्कूल खोले जाने थे। ऐसे में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, चंदौली, वाराणसी, इटावा की तस्वीरें, जहां पर कोविड के प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं मास्क पहनना सभी का अनिवार्य है, फिर चाहे वो बच्चे हों, छात्र छात्राएं हों या फिर शिक्षक हो। चंदौली की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बिठाया गया है। इटावा, वाराणसी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना सभी के लिए अनिवार्य है। मेन गेट पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, तो बच्चों के साथ भी सैनिटाइजर होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करवाना प्रिंसिपल का यहां पर काम होगा। लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें, और इनका नजारा हुबहू इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों को खोला गया है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना तमाम विद्यालयों के जो प्रिंसिपल हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित वो करवाएं कि पालन किया जा रहा है। और ये 5 बड़ी तस्वीरें, इसके अलावा भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सुबह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों का स्कूल में पहुंचना शुरू हो गया। एक तरफ तो बच्चे बेहद खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर को लेकर भी लगातार सुबुगाहट है। इन सब के बीच बच्चे स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन तैयारी क्या कुछ है वो सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजादी के 75 साल के मौके पर स्पोर्ट्समैन स्टैब्लिश वेलफेयर एसोसिएशन ने एक समारोह का आयोजन किया। लखनऊ में हुए इस समारोह में कोरोना से पीड़ित खिलाड़ियों के परिजनों के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई। पूर्व राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी उत्कर्ष की कोरोना की वजह से जान चली गई थी, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने संकट आ गया था। ऐसे में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के बनाए NGO सेवा ने इस परिवार की मदद की है और उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की राशि भी दी। इस मौके पर स्पोर्ट्स कॉलेज के कई खिलाड़ी भी मौजूद रहे और सभी ने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।